हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट, जो कि 11th का सबसे पहला चैप्टर है मेरे पास केमिस्ट्री के अंदर। और बड़ा इजी और बेसिक चैप्टर है। आपको अगर अपना फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग रखना है तो मोल कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। आपको एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, भाई मेरे एटम क्या है, मोलिक्यूल्स क्या है, मोल क्या है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम एक एक चीज़ डेप्थ में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए, साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाते जाइएगा आप, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट। तो हमको पता है भाई मैटर क्या होता है, ठीक है ना। हम 6th क्लास से पढ़ रहे हैं कि भाई मैटर मेरे पास होता है एनीथिंग विच हैज ऑक्यूपाइज मास एंड हैव स्पेस, ठीक है ना। वो मास भी होता है उसके पास और स्पेस को ऑक्यूपाई भी करता है। सेम चीज मैटर जो मेरे चीजों से मिलके बना होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होता है और उनमें क्या डिफरेंस है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एटम की, ठीक है। एटम मेरे पास क्या है? एटम क्या होता है मेरे पास? मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है, जो कि मेरा इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बात करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है। मैं बोलूं भाई आपके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एयर में कैसे मिलती है? O के फॉर्म में तो नहीं मिलती, वो तो कैसे मिलती है मेरे पास? O2 के फॉर्म में मिलती है, एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलती है, एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन तो मेरा N होता है, बट एग्जिस्ट मेरा नाइट्रोजन सिर्फ N के फॉर्म में नहीं करता, या तो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, NH3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और बाकी बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। कंपाउंड्स के फॉर्म में मेरे पास ये क्या कर रहा होता है? एग्जिस्ट कर रहा होता है। मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, बट सिंपल मेरा नाइट्रोजन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। तो एटम मेरे पास क्या होते हैं? मैटर का सबसे छोटा सब्सटेंस जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता, वो मेरे पास क्या होता है? एटम। तो हम लिखते हैं, चलो, atom is the smallest particle of matter whose independent existence do not occur, ठीक है ना। डू नॉट अगर इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट मेरा मैटर नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास नाइट्रोजन, हमने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लिख दिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, कि भाई मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं मेरे पास। जब मैं मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो मैं मॉलिक्यूल के बारे में ये बोलूंगा, मॉलिक्यूल भी मेरा मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। तो मॉलिक्यूल और एटम में डिफरेंस क्या है? ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, मॉलिक्यूल्स मेरे इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सीजन गैस मुझे एयर में दिखती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस, मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ matter whose independent existence is possible, ठीक है ना। वो मेरे पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है मेरे पास, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये सब मेरे क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं जो नेचर के अंदर इंडिपेंडेंट मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये बात नहीं मेरे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, इसको आप फटाफट लिख लीजिए। फिर हम लोग आगे बात करते हैं, चीजों को देखते हैं और क्या क्या चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, ठीक है। तो आपने होपफुली लिख लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूं। देखो भाई, अब एटम्स का मास कैसे निकाला गया, ठीक है ना। एटम्स का मास कैसे निकाला गया, एटम का वेट कैसे निकाला गया, ठीक है ना। तो जैसे हम लोगों को नॉर्मली पता है, मैं आपके पास एक तराजू लेता हूं, ठीक है। मैं बोलता हूं भाई आपने एक तराजू लिया, कुछ इस प्रकार से, ये आपने एक तराजू लिया हुआ है, ठीक है ना। वेइंग मशीन है ये आपके पास, जो पहले जमाने में सब्जी मंडी में आपने देखा होगा, इस तरह से होती थी, जिसके ऊपर वो वेट करके आपको बताते थे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब हुआ क्या, मेरे पास एक रॉड बनाई गई,
जैसे आपने देखा भी, आप भी सब्जी मंडी में गए हो तो आपने देखा होगा कि आप उसको बोलते हो भैया मुझे 2 किलो आम दे दो, तो वो क्या करता है, एक साइड आपके फ्रूट रखता है, दूसरी साइड वेट रखता है, फिर ऐसे तोल के आपको बता देता है। बीच में देखता है नीडल अगर बीच पॉइंट पे आ जाती है तब कहता है कि हाँ भाई दोनों का वेट बराबर हो गया, आप लेके चले जाओ। यहाँ पर जो आपने मैंगो रखे थे, आम रखे थे, और यहाँ पर जो वेट रखा था, दोनों का मास कैसा है, सेम। तो यहाँ पर क्या करें, बैलेंस करें। इससे इसका मास हम लोग, इसका मास हमें पता था वेट का, इससे इसका मास कैलकुलेट किया जा रहा था रिलेटिवली कि भाई इसका मास 2 kg है, तो यहाँ पर जो मैं सब्सटेंस रखूंगा उसका मास भी कैसा होगा, 2 kg ही होगा। अब हमको क्या पता भाई वो जो वेट है वो 1 kg का है या नहीं है, और 1 kg कैसे डिफाइन किया गया। तो होता क्या है, आपके पास एक रॉड है जो कि अभी यूएसए में रखी हुई है, प्लेटिनम से बनी हुई है। इस रॉड का मास उन लोगों ने बोल दिया, ये जो मेरी रॉड है, सिलेंड्रिकल रॉड है, उन्होंने बोल दिया इसका मास कैसा होगा, मेरे पास 1 kg होगा। या फिर आप मान लो अभी ये एक सिलेंडर है, ठीक है ना, एक सिलेंडर रखा हुआ है इस प्रकार से। तो देखो क्या किया गया, आपने बोला भाई मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर रखा, आप वेट कर रहे हो, अभी आपने एक सिलेंडर यहाँ रखा, आपने एक छोटा सा पत्थर लेके यहाँ पर रख दिया, ठीक है ना, एक छोटा सा पत्थर। आपने देखा कि भाई ये पत्थर मेरा बहुत हैवी है, तो आप बोले यार एक सिलेंडर से बात नहीं बनेगी भाई, मुझे एक और सिलेंडर रखना पड़ेगा। आपने देखा अभी भी ये नीचे है और ये ऊपर है, तो आपको पता चलेगा इसका वेट अभी भी कम है, तो आपने क्या किया, एक सिलेंडर और रख दिया। तो आपने जब 3 सिलेंडर रखा तो इन दोनों का वेट बैलेंसिंग आ गया। तो आप बोलोगे भाई ये मेरे पास जो स्टोन था, इस स्टोन का वेट 3 सिलेंडर के बराबर है। आपने ऐसा बोल दिया कि भाई इसका मास मेरे पास 3 सिलेंडर के बराबर है, क्योंकि 3 सिलेंडर जब मैंने यहाँ पर रखा तो दोनों साइड बैलेंसिंग आ गई। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर एक थोड़ा बड़ा सा स्टोन रख दिया, ये मान लो आप अपने बड़ा स्टोन रख दिया। आपने देखा कि यार ये तो अब हैवी हो गया, ये ऊपर चला गया, तो आपको यहाँ पर और सिलेंडर रखने पड़े, ठीक है। आपने और सिलेंडर रखना यहाँ पर क्या कर दिया, शुरू कर दिया। जब आपने यहाँ पर इस तरह से सिलेंडर के 1 2 3 4 5 6 सिलेंडर रखे तो दोनों साइड वेट बैलेंस आ गया। तो आप बोल सकते हो भाई इसका जो मास था वो मेरा 6 सिलेंडर के बराबर है, ठीक है, 6 सिलेंडर के बराबर है। फिर आपने क्या किया, बोलते भाई ले मैंने एक और बड़ा पत्थर लाके यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रख दी इस प्रकार से। आपने देखा यार मुझे यहाँ पर और सिलेंडर रखने पड़ेंगे, तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 रखा, तो आप बोलते भाई मेरे को ना 8 सिलेंडर रखने पड़े तब जाके ये दोनों के साइड बैलेंसिंग है। तो आप क्या कह सकते हो भाई ये जो छोटा वाला पत्थर रखा था इसका मास मेरा 3 सिलेंडर के बराबर है, ये वाला जो बड़ा पत्थर रखा है ये 6 सिलेंडर के, जो सबसे बड़ा रखा उसका मास मेरा 8 सिलेंडर के बराबर है। तो बार बार हमें क्या करना पड़ता है, सिलेंडर देखो मेरे को ही देख लो आप, पहले मैंने सिलेंडर लिखा, फिर सिलेंडर लिखा, फिर मैंने CYL लिख दिया। हम लोग बड़े ही आलसी हैं, हम इतने बड़े बड़े वर्ड्स नहीं लिख सकते। तो उन्होंने बोला भाई आपका ये जो एक सिलेंडर है ना, आप इसको 1 kg लिख दो। क्या लिख दो, 1 kg। तो देखो इस छोटे वाले पत्थर का जो हम 3 सिलेंडर लिख रहे थे, हम क्या बोल देंगे ये 3 kg मास का है। ये जो 6 सिलेंडर था ये मेरे पास 6 kg बन जाएगा, और जो आपने 8 सिलेंडर रखा था बोल दोगे ये मेरे पास किसके बराबर है, 8 kg के बराबर है। तो आपने क्या किया, इसका मास भी बता दिया, इसका मास भी बता दिया, इसका मास भी बता दिया, किसके, सिलेंडर के रिलेटिव के अंदर आपने बता दिया। इसी तरीके से एटम्स का भी मास निकाला गया, ठीक है। वैसे एटम्स का मास जो हम कैलकुलेट करते हैं वो मास स्पेक्ट्रोमीटर से कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। वो भी वहां पर भी यही फंडा था। क्या किया गया, पहले आपने एक सिलेंडर को रेफरेंस माना, ये आपने एक सिलेंडर लिया उसको रेफरेंस मान लिया कि भाई मेरा एक सिलेंडर 1 kg के बराबर होगा। आपने यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाए, यहाँ पर रखते गए, उनका मास दोनों में कैलकुलेट करते गए। भैया मेरे को सबसे छोटा पत्थर है 3 सिलेंडर में बात बन गई, ये 3 kg के बराबर होगा। बड़ा पत्थर है 6 सिलेंडर में बात बनी तो ये 6 kg के बराबर होगा। उसे एक और बड़ा पत्थर रखा हुआ है 8 सिलेंडर में बात बनी तो ये मेरे पास 8 kg के बराबर होगा। इस तरह से हम लोगों ने इनका मास कैलकुलेट किया। एटम्स के साथ भी सेम प्रोसीजर्स के साथ ही हम कैलकुलेट करते। जैसे हमने यहाँ पर एक सिलेंडर को रेफरेंस फ्रेम माना था, उसी प्रकार से जब हमने एटम्स का मास को कैलकुलेट करना चाहा तो हमने कार्बन 12 को लिया। किसको लिया, कार्बन 12 को। अब पता चला भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 है, आपने क्या ले लिया, कार्बन 12, तो इसका मास कितना होगा, 12 होगा। इस ऑब्जेक्ट का मास 12 था, आप खुद सोचो, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 12 है, अगर मैं इसके 12 हिस्से करूं, मतलब 1/12 कर दूं इसके,
1/12 ऑफ कार्बन 12, तो ये मेरे पास कुछ 1 यूनिट के आसपास आ रहा होगा, क्योंकि पूरे कार्बन का जो एक एटम था उसका मास था मेरे पास 12, ठीक है। तो मैं उसका 1/12 कर दिया, क्योंकि अब जब 12 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, तो आपने बोल दिया ये मेरे पास 1 यूनिट के बराबर आ गया, ठीक है ना। इसको आपने क्या मान लिया, रेफरेंस फ्रेम। किसको, 1/12 ऑफ C12 एटम को आपने एक रेफरेंस फ्रेम मान लिया, ठीक है। तो आप इसे फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। बात तो क्या करनी है, ये आपने बना लिया होगा। इसी तरीके से मैं इसी डायग्राम को वापस बनाता हूं, बट अब हम लोग बात करेंगे किसकी, मास स्पेक्ट्रोमीटर की। देखो क्या हुआ, मेरे पास तराजू था इस प्रकार से, इस प्रकार से मेरे पास क्या था, एक तराजू था, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां पर जैसे आपने पहले सिलेंडर रखा था, अब आपने क्या किया, एक एटम रखा है, ठीक है ना, किसका, 1/12 ऑफ C12 कार्बन का एक एटम रखा। आप चाहते हो कि भाई मैंने ना ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन आप कैलकुलेट करने चल पड़े। आप कैलकुलेट करने चल पड़े, आपने यहां पर एक ऑक्सीजन का एटम ला के रख दिया, ये समझो आपने ऑक्सीजन का एक एटम ला के रख दिया। आपने देखा ये बहुत भारी था, ये मेरा कम था ब्लू वाला, तो आपने क्या किया, आप एक और एटम आपने ला के रखा यहाँ पर, 2 में भी बात नहीं बनी, फिर आपने 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आप इस तरह से वेट रखते जा रहे थे, मतलब कार्बन 12 का 1/12 पार्ट आप रखते जा रहे थे। आप देख रहे थे थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ रहा है, 12 रखा, 13 रखा, 14, 15, और जैसे आपने 16वां एटम रखा, 16th एटम रखा, तो ये दोनों साइड क्या हो गया, मेरा बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो आपको ये बात पता चल गई भाई, ऑक्सीजन जो मैंने यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एटम रखा है, ये मेरा 16 टाइम होगा, क्योंकि एक मेरे पास क्या था, 1/12 ऑफ C12, मेरे को कितने एटम रखने पड़े, 16 एटम रखे। तो आप बोल सकते हो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स 1/12 मास ऑफ C12, ठीक है ना, क्योंकि आपने 1/12 कार्बन 12 को 1 यूनिट माना था, तो आपने 16 एटम रखे, तो आपने बोल यहाँ पर लिख दिया, तो आप इसे लिख सकते हो 16 इंटू 1/12 मास ऑफ C12, ठीक है। यहां तो आपने क्या किया था, ऑक्सीजन एटम रखा था। आप समझ लो आपने सोडियम रखा होता है ऑक्सीजन की जगह, आप आपने इसकी जगह क्या रख दिया, दूसरा एटम लाके सोडियम रख दिया, ये सोडियम का एक एटम रखा हुआ है Na का, तो आपने देखा इसका वेट और ज्यादा है, तो 16 तो आपने पहले रखे थे, 17, 18, 19, 20, 21 रखा, 22, और जैसे आपने 23rd रखा, तो दोनों साइड क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो आपको बोला कि भाई अगर आपसे कोई पूछे मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम दैट इज Na, आप बोलोगे भाई ये बराबर होता है मेरे का 23 टाइम्स 1/12 मास ऑफ C12 के बराबर होता है। मतलब आप C12 के कार्बन 12 लो, उसका 1/12 पार्ट करो, और जब उसको 23 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको जाके सोडियम के एक एटम का मास मिलेगा, 1 एटम ऑफ सोडियम। तो आपने लिख दिया 23 इंटू 1/12 मास ऑफ C12, ये बात हमने यहां से लिख ली, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम को हटा देता हूं, आपको ये बात समझ में आ गई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको यहां से हटा दिया, ठीक है, यहां से इस चीज को मैं हटा देता हूं, ठीक है, ये हमने यहां से हटा दिया इसको। अब देखो क्या है मेरे पास, जो आगे हम लोग बात करेंगे वो किस चीज की बात करने वाले हैं। हमने यहां पर देखा ऑक्सीजन की बात की, तो 16 इंटू 1/12 मास ऑफ C12, 23 इंटू 1/12 मास ऑफ C12। जैसे मेरा सिलेंडर वाला केस था, हम क्या लिख रहे थे, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर, 12 सिलेंडर, सिलेंडर की जगह हमने क्या लिख दिया था, kg, तो आपने सिलेंडर को माना था वहां पे रेफरेंस। तो हम आगे क्या करेंगे, अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लूं
तो बात बन जाएगी मेरे पास। तो हमने इसकी कैलकुलेट करने के पीछे हम लोग पड़ गए, ठीक है। तो वहां से आपके पास क्या होता है, एक चीज और, मास ऑफ एटम्स is calculated by mass स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप एटम से मास को कैलकुलेट करते हो। असली में तराजू पे रख के नहीं तोलते उनको, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोमीटर से कैलकुलेट किया जाता है। मैंने बस वो आपको समझाने के लिए समझाया था क्योंकि आप डेली लाइफ में उसको देखते हो इसीलिए, ठीक है। तो क्या बोला भाई कि मेरे पास C12 का मास निकाल लो, ठीक है ना। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 कार्बन का जो कैलकुलेट किया गया वो था मेरे पास 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स के बराबर, ठीक है। उसको कैलकुलेट किया गया तो मेरे C12 के एक एटम का मास आ रहा था 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स के बराबर आ रहा था, ठीक है। इतना मास उसका आता है मेरे पास। उन्होंने बोला आपके पास इतना मास आ गया इसका, पर मुझे कितना चाहिए, 1/12 चाहिए। मुझे तो इंटरेस्ट है किसमें, 1/12 पार्ट में इंटरेस्ट है, तो इसका मेरे को 1/12 करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके पास ग्राम्स में, यहाँ पे AMU में आएगा, उसके बाद में बताऊंगा आपको कि क्या होता है AMU। तो मास ऑफ 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ C12 किसके बराबर हो जाएगा, 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻⁻23। तो ये वैल्यू बराबर आती है मेरे पास 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, ठीक है ना। ये मेरे पास ग्राम्स में था, ये भी मेरे पास किस में आ गया, ग्राम्स में आ गया। तो इस वैल्यू को बोला गया 1 AMU। क्या बोला गया, 1 AMU बोला गया। जैसे हमने सिलेंडर को, एक सिलेंडर को 1 kg मान लिया था, वैसे इस यूनिट को क्या बोल दिया गया, 1 AMU। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू आपके बराबर होती है किसके, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के, ठीक है। इस चीज को उन्होंने क्या बोल दिया, 1 AMU। जैसे सिलेंडर को हमने kg बोला था, ये 1/12 मास ऑफ C12 ही तो था सिलेंडर जैसा, तो इस पूरे को क्या बोल दिया, 1 AMU। और ये किसके बराबर आ गया, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के बराबर आ गया, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, एक चीज तो यहां पर, ठीक है। एक चीज आपने और देखी होगी, आपने पहले पढ़ा होगा अवागाड्रो नंबर 9th क्लास में ना, कि मेरे एक मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं या मोलिक्यूल्स होते हैं, अवागाड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं। ये चीज आपने पहले पढ़ी होगी, बट कोई बात नहीं, मैं आपको वो वापस से बताऊंगा। आपने ये चीज देख लिया। अब देखो भाई, मास ऑफ C12 ऑफ वन एटम कितना है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, और वो 1 AMU के बराबर है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये तो मेरा 1 AMU है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 16 AMU। अगर आपको ऑक्सीजन के एक एटम का मास पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, 16 AMU है। अगर ये मेरे पास किसके बराबर है, 1/12 मास ऑफ 112 AMU के बराबर है, तो आप लिखोगे 23 AMU। यहां से मेरे पास, जैसे मैंने सिलेंडर को kg लिख दिया था, वैसे ही 1/12 मास ऑफ C12 को मैंने क्या लिख दिया, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अभी बस 1/12 मास 16 इंटू 1 AMU आ गया, ठीक है। तो AMU आपके पास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। में लिख देता हूं इसे, AMU आपके पास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होती है, ठीक है। तो आपने इन दोनों में लिख दिया कि भाई अगर आपसे पूछेंगे ऑक्सीजन का एक एटम का मास क्या, बोलोगे। देखो यहां से आपको ये पता चल गया था कि ऑक्सीजन का एक एटम का मास करेंगे तो किसके बराबर है, 16 टाइम्स 1/12 मास ऑफ C12। इस मास के 16 गुना 16 टाइम्स सोडियम के एक एटम की बात करेंगे तो 23 टाइम्स इसके एटम्स के, ठीक है। तो ये मेरे 23 AMU आ गए। AMU क्या मेरे पास एटॉमिक मास यूनिट है, तो AMU की जो आपके पास डेफिनेशन होती है वो कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, इसका नाम होता है। तो यही जो मेरे पास है, यही आपका क्या है, एटॉमिक मास। और रिलेटिव मास कहते हैं हम लोग। रिलेटिव मास इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके कंपेयर में देखते हैं कितना ज्यादा है, हम लोग इसके कंपेयर में 16 टाइम्स है,
इसके रिलेटिव 16 टाइम्स है। असली में इसका मास नहीं पता कितना होगा, बट हमने बोला भाई कार्बन 12 के 16 टाइम्स इसका मास होगा। असली में सोडियम का मास नहीं पता, बट हमने क्या बोला भाई कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के 23 टाइम्स करोगे तो आपके पास जो मास आएगा वो किसका मास आएगा, सोडियम का मास आएगा। तो बेसिकली आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास हो या एटॉमिक मास हो, क्या होता है, एक नंबर होता है जो आपको ये दिखा रहा होता है कि भाई मेरे पास ऑक्सीजन एटम या कोई भी एलिमेंट जो है वो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना टाइम्स हैवियर है, कितना भारी है उससे। ठीक है, तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर। ठीक, आप लिखिए एटॉमिक मास, अगर हम बात करें रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास आपके पास क्या होता है, it is basically a number that represents that mass of an element is how much times heavier than 1/12 mass of C12। बेसिकली आपके पास क्या है, ये एक नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है, जैसे 16 है तो देखो यहाँ मास क्या है 16 AMU, 23 टाइम्स है तो यहाँ पर क्या है 23 AMU आ रहा है आपके पास। तो बेसिकली एक नंबर है जो आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई मेरा ऑक्सीजन का जो एटम है वो आपके कार्बन के 1/12 के कितने टाइम्स है, 16 टाइम्स है, सोडियम में कितना है 23 टाइम्स है। तो यहाँ से हमें इनका मास पता चलता है, इसलिए इसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग कार्बन के रिलेटिव में इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, कार्बन के रिलेटिव में ऑक्सीजन के मास को कैलकुलेट कर लें। तो अब इसे फटाफट लिख लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे मोलर मास क्या होता है। आप इसे फटाफट नोट कीजिए यहाँ से, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। तो हम लोग बात करते हैं मोलर मास के बारे में। इसको पूरे स्टॉप कर देता हूं। तो देखो अब हम लोग बात करेंगे मोलर मास के बारे में कि मोलर मास क्या होता है। मोलर मास क्या चीज है, इसकी बात करते हैं। मोलर मास क्या है, मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, मोलर मास क्या है, मेरे पास मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस होगा, तो हम कहते हैं इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। जिसके यूनिट की आप बात करोगे तो आप हमेशा किस में रखते हो, ग्राम्स में रखते हो। जो हमेशा किस में रखते हैं हम लोग, ग्राम्स में रखते हैं। अब भाई मेरा 1 मोल होता क्या है, इसका सीधा सा तरीका मैं आपको बताऊं। जैसे हम बोलते भाई 1 दर्जन केला दे दो, तो दुकान वाले क्या करता है 12 केला आपको दे देते हैं। आप उसके पास गए, यहाँ पे लिख के समझते हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। बोलते भैया 1 दर्जन आप केला दे दो, ठीक है, तो वो आपको 12 केला देता है, ठीक है, केला देता है। आप बोलते भैया मुझे 1 दर्जन पेन दे दो, तो वो आपको क्या करता है 12 पेन देता है। अब वो भैया मुझे 1 दर्जन आप पेंसिल दे दो, तो आपको वो क्या करेगा 12 पेंसिल दे देगा। ये भी 12 है, इसकी यूनिट भी क्वांटिटी 12 है, इसकी क्वांटिटी भी 12 है और इसकी क्वांटिटी भी आपके पास क्या 12। 1 दर्जन में क्वांटिटी सबकी क्या है, सेम है, सबकी क्वांटिटी क्या है 1 दर्जन में सेम है। बट क्या ये 12 केला कितने रुपए में आएंगी, क्या सबका प्राइस सेम होगा, बिल्कुल भी नहीं। पेन का प्राइस कुछ और होगा, पेंसिल का प्राइस कुछ और होगा, केला का प्राइस कुछ और होगा, सबका प्राइस क्या होगा, अलग अलग होगा। सेम यहाँ पर भी होता है। आपको बोला जाए कि 1 मोल सब्सटेंस प्रेजेंट है, 1 दर्जन प्रेजेंट है, तो 1 मोल के अंदर जैसे 1 दर्जन में 12 केला होती है, उसी तरह से 1 मोल के अंदर भी एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एटम्स
सब्सटेंस या स्पीसीज प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो आपके पास में हम बोले 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contains a fixed number of particles भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और एनी स्पीशीज which is known as Avogadro नंबर, जिसको हम लोग कैपिटल एन और ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, कैपिटल एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो आप क्या करते हो, 12 ग्राम कार्बन 12 के एटम्स ले लेते हो, 12 ग्राम। ठीक है ना, आपको पता है कि भाई मेरे एक कार्बन 12 का मास जो है वो कितना है, 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स। तो अब ये 12 ग्राम ले लेते हो, कितने लेते हो, 12 ग्राम। जब आप ये 12 ग्राम लेते हो तो यहाँ पर आपके कितने एटम्स बनते हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं। आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसकी जो क्वांटिटी आती है वो आती है मेरे पास 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये मेरा अवोगाड्रो नंबर है। जैसे एक दर्जन में 12 केला ही आती हैं, एक दर्जन में 12 पेन ही आते हैं, एक दर्जन में 12 पेंसिल ही आती हैं, उसी तरीके से जब आप एक मोल सब्सटेंस लोगे उसमें 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होंगे। इससे ज्यादा भी नहीं हो सकते, इससे कम भी नहीं हो सकते, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही प्रेजेंट रहेंगे। ये फिक्स्ड है मेरे पास। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से बात पता चल गई है, इसको आप लिख लीजिए फटाफट। आगे मैं और एक दो चीजें आपको दिखाता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखो अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, बड़े काम की चीज है। अभी हम लोगों ने एक चीज देखी थी, क्या कि भाई 1 AMU जो है मेरे पास वो बराबर होता है किसके, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है कि ये भी हमने देखा था 1 AMU इतने के बराबर होता है। ठीक है, अब एक मोल में इतने प्रेजेंट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं 1/Na की वैल्यू कैलकुलेट करना में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं लिखूंगा 1/6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। मैंने लिख दिया। अब ये 6.023 बहुत छोटा नंबर है, तो हम ये 023 हटा देते हैं, हम लिख देते इसको 1/6 इंटू 10 टू द पावर, नीचे 23 तो ऊपर चला जाएगा -23 आता है। यहाँ मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 10/6 मेरे पास वैल्यू आ रही, दूसरी है 10 टू द पावर -20। इसको जब मैं करूँगा तो ये जगह 5 कैंसिल करता हूँ, ये जगह 3, 5/3 इंटू 10 टू द पावर -24। जब 5 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलता है यहाँ पर 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। ये वाली वैल्यू न्यूमेरिकली सेम है, मतलब आप इस वैल्यू को 1/Na भी लिख सकते हो। तो ये किसके बराबर हो सकता है आपके पास, 1/Na ग्राम्स के भी बराबर हो सकता है, क्योंकि Na तो बस मेरे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो आप 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स को 1/Na भी लिख सकते हैं। ये बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी प्रूफ करके। ठीक है, अब देखो आपको एक अजूबा दिखाऊंगा, आपने यहाँ तक लिख लिया। अब हम बस थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, क्योंकि अब हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। और एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग देखते हैं, आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखो अभी हमने ऑक्सीजन का मास निकाला था, सेम वही बात करते हैं। मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन हमने कैलकुलेट किया था, वो किसके बराबर था भाई,
आपके पास बराबर था वो 16 टाइम्स था किसके 1/12 मास ऑफ C12 के, बोलो हाँ ना, ठीक है। अब ये 1/12 इसको हमने AMU बोल दिया था, तो इसका मास में बोल देते 16 AMU होगा। आपने बोला ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है, ये मेरा 16 AMU है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे पता है AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने का यही तरीका है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से, ये होगा 16 इंटू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम्स। मैंने यहाँ से लिख दिया। ये तो मेरा एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास था। अब मैं एक मोल ऑक्सीजन का मास निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। आपको पता है एक मोल में कितने मेरे एटम्स होंगे, एक का मास इनटू एक मोल में कितने, एक का मास कितना था 16 AMU, और एक मोल में कितने होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अवोगाड्रो नंबर। सीधी सी बात है भाई, एक एटम का मास इतना होता है तो एक मोल में कितने होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। इनका मास कितना होगा, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक का मास इतना, इतने का मास इतने से मल्टीप्लाई करके 16 AMU किसके बराबर है, इस वैल्यू के बराबर, तो लिख लीजिए यहाँ पर 16 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, और ये वैल्यू क्या मेरी अवोगाड्रो नंबर, तो इसको लिख देता हूँ Na। अभी मैंने आपको दिखाया कि ये जो वैल्यू मेरी 1/Na के बराबर है, तो इस वैल्यू को मैं 1/Na लिख सकता हूँ, यहाँ से लिखूंगा 16, और ये सब किस में चल रहा है, ग्राम्स में चल रहा है। यहाँ पर 16 AMU था, AMU से मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया, ठीक है, 1.66 इंटू 10 को -24 से मल्टीप्लाई करके। तो अब ये मेरे पास, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1/Na, तो मैं लिख दिया 1/Na इंटू Na ग्राम्स। Na से Na कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास 16 ग्राम आ गया। तो देखो 16 AMU किसका मास है, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का। अगर आप ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम लेते हो उसका मास आता है 16 AMU। अगर आप ऑक्सीजन के Na एटम्स लेते हो, कितनी ज्यादा, ये कितनी क्वांटिटी है मेरे पास 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स लोगे, इतने सारे ऑक्सीजन के मास, उसका मास निकालोगे तो 16 ग्राम आएगा। तो दोनों में ये डिफरेंस है जो मैं आपको कैलकुलेट करना समझाना चाहता था। किसी बुक में आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। एक एटम ऑक्सीजन का 16 AMU, एक मोल का 16 ग्राम। न्यूमेरिकली दोनों सेम है, बट वैसे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर सिर्फ एक एटम है, यहाँ पर एक मोल है। एक मोल मतलब 6 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स प्रेजेंट हो गए। ऐसे हमने सोडियम का भी कैलकुलेट किया था, तो मैं आपको सोडियम का भी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब सोडियम का भी देखते हैं हम लोग। बात करते हैं सोडियम की। अब मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम दैट इज Na, कितना था मेरे पास 23 AMU था, ठीक है। तो AMU से मैं ग्राम में कन्वर्ट करता हूं, तो 23 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स मैंने लिख दिया। इतना ग्राम में होगा ये एक एटम का मास। अब मैं एक मोल का निकालता हूं, मैं मोलर मास निकालने जा रहा हूं। सो मोलर मास ऑफ सोडियम Na कितना होगा मेरे पास, एक मोल में कितने होते हैं, आपको मास था एक एटम का मास था 23 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द -24 ग्राम्स, और एक मोल में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे सोडियम के, Na एटम्स प्रेजेंट होंगे। ये 1/Na होता है, तो हम लिखेंगे 23 इंटू 1/Na इंटू Na ग्राम। Na से Na कैंसिल हो गया, तो याद रखो बस 23 ग्राम। तो देखो एक एटम सोडियम का मास कितना है 23 AMU। अगर आप सोडियम का सिर्फ एक एटम ले रहे हो उसका मास आ रहा है 23 AMU। अगर आप एक मोल ले रहे हो दैट इज मोलर मास ऑफ सोडियम, या फिर हम लिख सकते हैं मास ऑफ 1 मोल, जिसको मोलर मास कहते हैं, कितना आ रहा है 23 ग्राम्स आ रहा है।
न्यूमेरिकली दोनों वैल्यू सेम है, ये भी 23 ये भी 23 है, बट यूनिट का डिफरेंस यहाँ एएमयू एटॉमिक मास यूनिट है, सिर्फ एक एटम का मास है, यहाँ पर आपके पास कितना है 23 ग्राम प्रेजेंट। तो ये मेरे पास होता है मोलर मास। शुरू में हमने पढ़ा एटॉमिक मास और रिलेटिव मास, फिर हम लोगों ने पढ़ा मोलर मास, अब हम पढ़ेंगे मोलिकुलर मास क्या होता है। तो आप इसे फटाफट लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं मोलिकुलर मास के बारे में। मैं इसे रब कर देता हूँ इस साइड से। तो मोलिकुलर मास शुरू होने से पहले फटाफट इसकी एक समरी दे देता हूँ आपको छोटी सी, ये आपने लिख लिया होगा। देखो भाई, अगर मैं बोलूं आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है ऑक्सीजन, और दो केस आपको दिए गए हैं, आपको बोले कि एक तरफ आपके पास 16 AMU है और एक तरफ आपके पास क्या है 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। AMU है तो एटॉमिक मास यूनिट की बात की गई, आप बोलोगे इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक एटम का मास है। अगर आपको 16 ग्राम दिया हुआ है तो आप बोलोगे इट इज द मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 atoms of oxygen, or you can say it is the mass of 1 mole of oxygen, ठीक है ना, 1 mole of oxygen। तो 1 मोल बेसिकली आपके पास एक काउंटिंग यूनिट है, जहां पर आप क्या कर रहे होते हो, अपने पास इतने एटम्स का मास कैलकुलेट कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ही देखे इसी तरीके से, तो यहाँ पर मेरे पास क्या थे एटम्स प्रेजेंट थे। अगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो तो हम लोग कैसे बात करेंगे, उसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है मेरे पास, इट इज द सम ऑफ molar mass of all the atoms present in the molecule। मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट है सबका मास आप ऐड कर दो। जैसे मैं वाटर की बात करूं H2O की, आप बोलोगे भाई हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन का मास एक होता है, तो दो का क्या हो जाएगा 2 into 1। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो आप ऐड कर दोगे तो आप बोलोगे टोटल मास कितना है 2 + 16 हो गया 18 ग्राम्स मेरा वाटर का मास, ठीक है। ये इसका मोलर मास है, मतलब एक मोल में लूंगा वाटर तब इसका मास मेरा 18 ग्राम से बराबर है। कुछ मॉलिक्यूलर मासेस आपको याद रखने पड़ते हैं, जैसे सोडियम का मेरे पास है 23 ग्राम्स, ठीक है, आपके पास सोडियम आप याद कर लो। पोटेशियम आपके पास होता है 39 ग्राम्स, क्लोरीन आपके पास होती है 35.5 ग्राम्स, फॉस्फोरस होता है 31 ग्राम्स, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली काम आते रहते हैं बार बार, तो ये सब आपको याद भी रहने चाहिए, लेकिन आपको याद रखने के लिए मैंने बताया ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर सको। सल्फर मेरे पास है, सल्फर मेरे पास होता है 32 ग्राम्स, ठीक है। जैसे ये क्यों होता है H2SO4 का मास कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे हाइड्रोजन कितने दो, एक का मास एक होता है 2 into 1, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है 16 into 4, तो टोटल करोगे तो आपके पास 98 ग्राम्स मास आ जाएगा इसका H2SO4 का। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं। हमने यहाँ कैलकुलेट किया किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर कैलकुलेट किया, तो इससे क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, मोल्स की बात की गई है। यहाँ पर भी वो केस मेरे पास बिल्कुल आता है जिसके हम लोग बात करने वाले, इस तरह वाला केस जो हम लोग यहाँ पर लिखा था ऑक्सीजन एटम्स के। तो वाटर के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आपके पास अक्सर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, तो अगर आपको ये बात समझ में आती होगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप इसमें फंस जाओगे। मिलेगा क्या, आपको वाटर दिया होगा H2O, ठीक है ना, एक तरफ लिखा होगा 18 AMU और एक तरफ लिखा होगा 18 ग्राम, ठीक है ना। ग्राम लिखते आप समझ जाना ये मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा है,
मोलर मास की बात, तो आप लिखोगे इट इज द मास ऑफ 1 मोल और 6.022 into 10 to the power 23 molecules of water। इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास आएगा 18 ग्राम। और अगर आपको 18 AMU लिखा हो, देखो अब AMU क्या था, एटॉमिक मास यूनिट था, ये एटम्स के लिए वैलिड था, पर मेरा वाटर तो क्या है, मेरा वाटर मेरे पास मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के लिए वैलिड नहीं था, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखे थे 18 म्यू। म्यू इज द यूनिफाइड मास, क्योंकि हम AMU नहीं लिख सकते थे, क्योंकि AMU का फुल फॉर्म क्या था, एटॉमिक मास यूनिट, वो एटम्स के लिए डिफाइंड है, मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइन नहीं था, इसलिए आपको 18 म्यू लिखा हुआ दिखेगा। म्यू इज द यूनिफाइड मास। अगर आपको 18 AMU या फिर 18 म्यू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इट इज द मास ऑफ 1 molecule ऑफ वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास है 18 म्यू, और 18 ग्राम्स लिखा हुआ है, ग्राम आ गया तो किसका आ गया, एक मोल का मास आ गया, दैट इज 6.022 into 10 to the power 23 molecules of water। अगर आप वाटर का सिर्फ एक मॉलिक्यूल लोगे, उसका मास होगा 18 AMU, और अगर आप वाटर के बहुत सारे कितने 6.022 into 10 to the power 23 molecules लोगे, तो इतने molecules वाटर का मास कितना आएगा, मेरा 18 ग्राम आएगा। तो ये डिफरेंस होता है, मेरे पास 18 यहाँ पर भी है, 18 यहाँ पर भी है, बट ये म्यू है तो यूनिफाइड मास है, ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपके पास पूरे एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, तो आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगली क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, और मोल से रिलेटेड फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो पहले आपको ये चीज पूरी याद होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना। कि अगर आपको 18 AMU लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, मेरा वाटर का एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, सिर्फ इतना, ठीक है, एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। 18 ग्राम लिखा हुआ है, तो मतलब मेरे पास 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इसके वाटर के, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, और आपको कोई भी क्वेरी होती है, डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को बिल्कुल सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही।